गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले जो करेंगे वो करेंगे शुरुआत पाकिस्तान से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जिले कुर्रम में भीषण आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने कुर्रम के ओचट इलाके में कई यात्री वाहनों पर गोलाबारी की, जिसमें अब तक 39 लोगों के मारे जाने की खबर है। मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खोरासान डायरी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इन हमलों में 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इससे मरने वालों की तादाद और ज़्यादा बढ़ सकती है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और सेना ने रास्ते को खाली करा लिया है और राहत बचाव कार्य जारी है। खुर्रम पुलिस ने कहा है कि पारा चिनार से पेशावर जा रहे काफिले को निशाना बनाकर हमला किया गया। इस हमले में लोगों की मौतें हुई हैं। कुर्रम जिले में कई महीनों से विभिन्न जनजातियों और दलों के बीच संघर्ष चल रहा है। इन संघर्षों में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा के कारण मुख्य संपर्क सड़कों के साथ साथ अफगानिस्तान की सीमा को भी बार बार बंद करना पड़ रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। क्षेत्र के बुजुर्गों ने कहा है कि मुख्य संपर्क सड़कों के लगातार बंद रहने से कुर्रम जिले में खाद्य पदार्थों, दवाओं, पेट्रोल और डीजल के भंडार की भारी कमी के कारण बड़े पैमाने पर मानवीय संकट पैदा हो सकता है। तुरी और बंगाल जनजातियों के आदिवासी बुजुर्गों ने चिंता व्यक्त की है कि सड़कों के लगातार बंद रहने से खाद्य ईंधन की आपूर्ति में कमी आई है, जिससे बड़े मानवीय संकट की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि 3G और 4G सेवाओं के निलंबन से छात्रों और नागरिकों को भी परेशानी हुई है, जिससे क्षेत्र में पढ़ाई और व्यवसाय दोनों प्रभावित हुए हैं। पिछले महीने यात्री वाहनों पर गोलाबारी की घटनाओं के बाद इस तरह की और घटनाओं के डर से मुख्य पारा, चिनार, पेशावर अन्य मार्गों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि हिंसा क्षेत्र में जारी है। केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंदी ने कहा है कि सितंबर में झड़पों में 60 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हो गए। इस विवाद में 2 प्रतिद्वंदी जनजातियां शामिल थीं, जो एक जमीन के टुकड़े को लेकर आपस में भिड़ गई थी। अगस्त में दोनों पक्षों ने 2 महीने के संघर्ष विराम पर सहमति जताई थी, जिसके बाद सशस्त्र झड़पों में 50 लोग मारे गए और 226 अन्य घायल हो गए। ये हम बात करें रूस की। रूस ने 2022 के आक्रमण के बाद से यूक्रेन पर जवाबी हमला करते हुए अपने दक्षिणी अस्त्राखान क्षेत्र से एक अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM दागी है। इस हमले की पुष्टि खुद यूक्रेन ने की है। यूक्रेनी वायुसेना ने गुरुवार को कहा कि मिसाइल को गुरुवार सुबह देश के मध्य पूर्व में दनीप्रो शहर को निशाना बनाकर दागा गया। रूसी हमले ने मध्य पूर्वी शहर दनीप्रो में उद्यमों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। यूक्रेनी वायुसेना के बयान से स्पष्ट नहीं है कि अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ने किसको निशाना बनाया, क्या इसमें कोई नुकसान हुआ। हालांकि पश्चिमी देशों ने कहा कि जिस मिसाइल से यूक्रेन पर हमला हुआ वो ICBM नहीं थी। यह पहली बार है जब रूस ने युद्ध के दौरान इतनी शक्तिशाली लंबी दूर की मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह हमला यूक्रेन द्वारा युद्ध के बाद पहली बार रूस के अंदर लक्ष्यों पर ब्रिटिश फ्रांसीसी निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को दागने के एक दिन बाद हुआ है। मॉस्को ने महीनों पहले चेतावनी दी थी कि इस तरह के हमले को एक बड़ी वृद्धि के रूप में देखा जाएगा। 19 नवंबर को रूस के यूक्रेन पर आक्रमण को 1000 दिन पूरे हुए थे, लेकिन संघर्ष के कम होने की कोई संकेत नहीं है। इस सप्ताह अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लिए ATACMS नाम वाली इन मिसाइलों के उपयोग पर से प्रतिबंध हटा दिया, जिनकी आपूर्ति अमेरिका ने की थी। ATACMS की मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर है। इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन से कहा था कि वो इनका उपयोग केवल यूक्रेनी क्षेत्र में रूसी बलों के खिलाफ करें। ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी निराशा का कारण रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि वह रूस के अंदर उन ठिकानों के खिलाफ उनका उपयोग नहीं कर सकता था जहां से यूक्रेनी शहरों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अक्टूबर में यूक्रेन पर रूस के हमलों में 183 नागरिक मारे गए और 903 अन्य घायल हुए। रूस अगस्त में एक साहसिक हमले में यूक्रेन द्वारा कब्जाए गए 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना चाहता है। पश्चिमी एजेंसियों का मानना है कि रूसी पक्ष में शामिल 50,000 सैनिकों में कई हजार उत्तर कोरियाई सैनिक शामिल हैं। आइए बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार सबसे बड़ी राजनीतिक दुविधा में फंसी हुई है। बांग्लादेश में चुनाव कराने की मांग के साथ ही अंतिम सरकार पर शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को राजनीति या चुनाव में प्रतिबंधित करने का दबाव है। जुलाई अगस्त में हसीना विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र नेतृत्व आवामी लीग को राजनीतिक क्षेत्र से बाहर करने की वकालत कर रहा है, लेकिन देश का दूसरा प्रमुख दल BNP और उसके सहयोगी इस तरह के प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं। शेख हसीना की कट्टर विरोधी खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने आश्चर्यजनक रूप से आवामी लीग पर प्रतिबंध का विरोध किया है और राजनीतिक समावेश की बात कही है। बांग्लादेश के राजनीतिक मंच से आवामी लीग की अनुपस्थिति के बाद BNP ही अब देश की सबसे बड़ी पार्टी है। BNP और उसके सहयोगी जल्द चुनाव की मांग कर रहे हैं। BNP ने तर्क दिया कि चुनाव से पहले राजनीतिक सुधार पूरे होने चाहिए और राजनीति में आवामी लीग की वैधता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि BNP की इस मांग के बाद अंतिम सरकार पर दबाव बन गया है।
बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बुधवार को कहा, आवामी लीग एक राजनीतिक पार्टी है, लोग तय करेंगे कि वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हालांकि उन्होंने जोर दिया कि जिन्होंने हसीना आवामी लीग नेताओं लोगों की हत्या की और देश के पैसे को लूट कर विदेश में लूट कर ले गए, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए। इन राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया गुरुवार को सशस्त्र सेना दिवस के स्वागत समारोह में भाग लेने वाली हैं। फरवरी 2018 में जेल जाने के बाद से किसी राज्य कार्यक्रम में उनकी पहली भागीदारी होगी। इसके साथ ही बीते 11 वर्षों में किसी स्वागत समारोह में उनकी पहली उपस्थिति होगी। बात करें मोदी जी की, डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया है। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने डोमिनिका को एक बहुमूल्य उपहार देते हुए कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की 70,000 डोज की आपूर्ति की थी। प्रधानमंत्री मोदी की इस उदारता को पहचानते हुए डोमिनिका की सरकार ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया है। डोमिनिका के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन, प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्किरिट और डोमिनिका के लोगों का आभार जताया। डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित होने वाले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का है, उनके संस्कार और उनकी परंपरा का है। हम दो लोकतंत्र हैं, हम दोनों पूरे विश्व के लिए एक महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों में महिला राष्ट्रपति हैं। भारत और डोमिनिका के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। भारत के लिए एक गहरे संतोष का विषय रहा है कि हम कोविड-19 जैसी आपदा के समय डोमिनिका के लोगों की सहायता कर सके। हाल ही में डोमिनिका की सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना में आयोजित होने जा रहे आगामी भारत कैरिकोम सम्मेलन के दौरान इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उसमें पीएम मोदी को सच्चा दोस्त बताते हुए यह भी कहा गया था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने डोमिनिका को स्वास्थ्य, शिक्षा और आईटी के क्षेत्र में काफ़ी मदद की है। भारत और डोमिनिका में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में भी मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। बीते जुलाई माह में ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया था। उससे पहले पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से भी सम्मानित किया गया है। भूटान ने पहली बार किसी गैर भूटानी व्यक्ति को यह सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, बहरीन, सऊदी अरब, फ्रांस, मिस्र, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, अमेरिका, मालदीव, फिलिस्तीन के भी शीर्ष नागरिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आइए बात करें हम सऊदी अरब की। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सीजन फेस्टिवल चल रहा है। रियाद सीजन फेस्टिवल की शुरुआत 12 अक्टूबर को हुई। इसके बाद से लगातार यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन बीते कुछ समय से ये फेस्टिवल सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गया है। मार्च 2025 तक चलने वाले इस फेस्टिवल में गीत, संगीत और दुनिया के मशहूर सितारों की मौजूदगी पर दो तरह से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आलोचना हो रही है। एक तरफ लोग उन पर गाज़ा के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर इस तरह के कार्यक्रम को सऊदी और इस्लामी तहजीब के खिलाफ कहा जा रहा है। साल 2019 में लॉन्च हुआ रियाद सीजन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा है, जो पर्यटन को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की एक पहल है। इस फेस्टिवल में हर साल लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस वर्ष भी सऊदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की मेजबानी की है। इसमें संगीत जगत के कुछ मशहूर सितारे हैं। इस साल रियाद में इस आलोचना की लेबनान और गाज़ा में चल रहे युद्धों और कार्यक्रमों के कंटेंट की वजह से आलोचना हुई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का तर्क है कि गाज़ा और लेबनान में लंबे समय से चल रहे युद्धों के बीच इस तरह के समारोह आयोजित करना अच्छा संदेश नहीं देते हैं। इस तरह की बातें रियाद सीजन 2023 के दौरान भी कही गई थी। उस समय भी गाज़ा में इसराइल का हमला चल रहा था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलोचना के बावजूद पिछले साल इस फेस्टिवल में करीब 2 करोड़ लोग आए थे। इस साल रियाद सीजन की आलोचना लेबनानी डिज़ाइनर एली साब के एक फैशन शो के बाद शुरू हुआ, जो फेस्टिवल के मुख्य आकर्षणों में था। 1001 सीजन्स ऑफ एली साब शीर्षक से इस शो में 1001 नाइट्स से प्रेरणा लेते हुए मॉडर्न सौंदर्य शास्त्र को अरब विरासत के साथ जोड़ा गया। इसमें सेलिन डायोन, कैमिला कैबलो और जेनिफर लोपेज जैसे सितारे स्टेज पर नजर आए। रियाद फेस्टिवल की स्टेज पर इंटरनेशनल सितारों की ड्रेस भी विवाद का सबब बनी है। खासतौर से लोपेज ने जिस तरह की ड्रेस पहनी थी उसे सोशल यूजर ने सऊदी सभ्यता पर हमले की तरह पेश किया। मोहम्मद बिन सलमान को इस तरह के कार्यक्रम के लिए निशाने पर लेते हुए लोगों ने तर्क दिया कि सऊदी अरब की पहचान उसका धार्मिक चरित्र है। इस तरह के बेहुदा फोड़ प्रदर्शन यहाँ नहीं किए जाने चाहिए। एक्स पर एक यूजर ने फैशन शो से कैमिला कैबेरो का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि अल्लाह हमें इसके लिए माफ़ कर दे। गाज़ा और लेबनान में युद्धों का संदर्भ देते हुए यूजर ने लिखा कि हम आज शर्मिंदा हैं। सऊदी अरब का रियाद सीजन में संगीत कार्यक्रम, सांस्कृतिक शो, फैशन कार्यक्रम, खान पान,
खेल गतिविधियाँ होती हैं। यह फेस्टिवल रियाद में कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें थीम पार्क, रेस्टोरेंट, प्रदर्शनियाँ और चिड़ियाघर सहित मैनीक्योर उद्यान भी हैं। Please do like, share, and subscribe this channel of mine, news, views, and analysis by Prakash.